दोस्तों आप सबको मेरा प्यारा भरा नमस्कार। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एमपीटीयू मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर उसकी वैकेंसी जारी हो चुकी है। तो जिसका मैं साथियों प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर यहाँ पे ले आया हूँ। तो दोस्तों इसका मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ कल ही। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में मैं दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन करा चुका था। आज हम जानेंगे 41 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन तक, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो अपना इलेक्ट्रिकल होता है दोस्तों उसमें 75 क्वेश्चन तथा 25 क्वेश्चन नॉन टेक के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 41 क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर है ना। क्वेश्चन है अपना 4 ध्रुव और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक सिंक्रोनस मोटर इस पर दौड़ेगी। मतलब कि जो अपनी सिंक्रोनस मोटर है साथियों, अगर कंडीशन है अपनी, देखिए 4 पोल दिए हुए हैं, 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी हुई है, तो उस कंडीशन में जो अपनी एनएस होती है, मतलब कि स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड होती है साथियों, क्या होगी यह क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो आप सबको पता होगा कि एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ बाई के पी होता है। यह क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चलिए साथियों ये जो अपना क्वेश्चन है इसका मान इसमें रख देते हैं। देख पा रहे होंगे आप एनएस बराबर क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको 120, एफ कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है ना, अपॉन पी कितना दिया है 4 दिया हुआ है। तो इससे हम कर देंगे साथियों, इसको 4 दिए कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और 5 दिया 15, ठीक है, ये 15, इसका एक 0 और इसका एक 0, कितना आ गया साथियों 1500, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप सबको तो पता ही होगा कि जब 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है तथा 4 पोल होते हैं तो उस कंडीशन में जो स्पीड होती कितनी होती 1500 आरपीएम होती है। ठीक है, तथा जब 2 पोल हो और 50 हर्ट्ज की सप्लाई हो तो उस कंडीशन में जो सब अपना स्पीड होगी कितनी होगी 3000 आरपीएम होगी। तो साथियों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत किस में प्रयुक्त होता है। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह जो पारस्परिक सिद्धांत होता है साथियों, ये अपना जो होता है ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है साथियों, क्या करता है, यह पारस्परिक प्रेरण तथा म्यूचुअल इंडक्शन है ना, आपको पता होना चाहिए, तथा अन्योन्य प्रेरण या फिर इसे क्या बोलते हैं साथियों सह प्रेरण, इसके सिद्धांत पे कार्य करता है। या फिर इसे आप बोल सकते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है या फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। मतलब कि जो अपना रोटरी कन्वर्टर होता है वह क्या करता है साथियों, वह एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तथा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा साथियों बोथ, उपरोक्त ए बी दोनों। तो ए बी में क्या दिया हुआ है देख पा रहे होंगे, एसी, इसका देखिए एसी को डीसी तथा डीसी को एसी, जो रोटरी कन्वर्टर होता है ना, ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इसमें किया जाता है। मतलब आप सबको पता होगा, कल भी एक क्वेश्चन आया था कि जो 3 HP से 5 HP या फिर 5 HP तक की इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए किस स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो उसका मैंने आंसर बताया था, DOL स्टार्टर आता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो अपनी इंडक्शन मोटरें होती है उनको स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, स्टार्टरों का यूज़ किया जाता है। स्टार्टर का यूज़ करते क्यों है साथियों, ताकि हमारी जो प्रारंभिक करंट है वह क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे क्या होगा जो अपनी वाइंडिंग से वह न जले और अपनी जो मोटर है वो आसानी से चालू हो सके। तो देखते हैं इसका आंसर आ रहा है साथियों, इसका आंसर आ जाएगा 3 फेज, मतलब कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। देखिए आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेयरकेस लाइटिंग जीने की वायरिंग के लिए जो अपना स्विच होता है ना वो कौन सा यूज किया जाता है, यह पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों स्टेयरकेस जीने की वायरिंग में जो स्विच होता है सिंगल पोल 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों क्वेश्चन है। चल कुंडली मतलब कि MC मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये जो अपना MC टाइप के क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये ओनली काय में करते हैं, डीसी पर वर्क करते हैं, फिर डीसी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों केवल डीसी आपूर्ति। और साथियों मैंने कल आपको इसमें और एक बताया था, एक होता है MI, क्या होता है मूविंग आयरन। ठीक है, जो क्या करता है
AC तथा DC है ना, देखिए DC लिखा हुआ है ऊपर में और ये AC लिखा हुआ है। दोनों जो अपना है ना, दोनों आपूर्ति को मेजर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। DC मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियां मुख्यतः इसका फलन होती है, मतलब कि यह उसका जो फार्मूला होता है ना, मतलब फार्मूला मतलब किसके बराबर होती है, फलन किसके होती है वो पूछना चाह रहा है। तो जो अपनी स्पीड होती है ना दोस्तों, उसके फलन मतलब उसके बराबर होती है। ठीक है, वहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यांत्रिक हानियां मुख्यतः इसके फलन होती है। जो यांत्रिक लॉसेस होती है ना, वो चाल है ना, चाल के इसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बोलना चाह रहा है a + b = y, इसका बूलियन फलन होता है। तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसका फलन होता है साथियों, ये होता है और गेट का फलन होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इनमें संयोजित किए जाते हैं। वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों, मैंने इसको आपको 1000 बार बता चुका हूँ जब DRDO का मैं आपको यहाँ को आंसर मतलब जो टेस्ट सीरीज लगाया था उसमें ना, कि जो अपने घरेलू हो गया या फिर जो अपना इंडस्ट्रियल जो वायरिंग होती है साथियों कायमें की जाती है, वह समांतर क्रम में की जाती है। क्योंकि समांतर क्रम में हमारे जितने भी इक्विपमेंट होता है उसको क्या होता है साथियों, वोल्टेज सबको 230 वोल्ट मतलब कि प्रॉपर वोल्टेज मिलता है तथा करंट वो अपने हिसाब से लेता है। ठीक है, अगर सपोज हम उनको श्रेणी क्रम में ले देंगे, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो वोल्टेज सबको बराबर नहीं मिल पाएगा, जिससे क्या होगा साथियों, हमारा जो इक्विपमेंट है मतलब कि चालू तो होगा लेकिन पूर्ण रूप से मतलब वो जो उसका जो पावर होता है ना उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा, समांतर क्रम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ईंधन मतलब कौन सा ऐसा शक्ति संयंत्र है, जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे पास में कौन से शक्ति संयंत्र होते हैं। एक होता है साथियों हाइड्रो पावर प्लांट, एक होता है थर्मल पावर प्लांट, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों नाभिकीय मतलब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे कि उसमें क्या होता है कि इसमें जो जिसका यूज़ किया जाता है यूरेनियम और थोरियम, ये बहुत ही कम मात्रा में रहता है तथा अधिक मात्रा में इनसे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा अपना न्यूक्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंक्रोनस मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है, मतलब जो सिंक्रोनस मोटर होती किसके लिए प्रयोग की जाती है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंक्रोनस मोटर इन यूज फॉर, तो यह होता है साथियों क्यों यूज की जाती है, यह शक्ति गुणक मतलब जो अपना पावर फैक्टर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए तथा ट्रांसमिशन लाइन में भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। तथा साथियों यह जो अपना सिंक्रोनस मोटर होती है लेगिंग, लीडिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पावर फैक्टर पे चल सकती है। इस प्रकार से यह डिजाइन की जाती है। तथा साथियों इसकी एक हानि भी होती है, वो हानि क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पहली बात तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है साथियों एक नियत स्पीड पे चलने वाली होती है। नियत मतलब कि जो इसकी गति होती है यह परिवर्तित नहीं होती, स्थिर होती है। ठीक है, लेकिन साथियों इसमें एक हानि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मोटर होती है इसकी जो स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल मींस इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना, वेरिएबल स्पीड पे नहीं चला सकते, क्योंकि साथियों इससे क्वेश्चन बनेगा। और जो अपना MPTU का एग्जाम है दोस्तों उसमें ITI लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम ही ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब कि जो ITI वाले जो बंदे उनको पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए आप सबको पता ही होगा, उनको पढ़ाने के लिए हमें मतलब कि अपॉइंट किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब प्रशिक्षण अधिकारी, जो जिस स्टेट से भी जो रिलेटेड बंदा है उस स्टेट के बंदे को वो पढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए साथियों आप सबको पता ही होगा कि जो बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, बट आपको क्या देखना है साथियों, ऑप्शन मतलब कंडीशन, जो ऑप्शन की कंडीशन है उसके अनुसार आपको वहाँ पे आंसर लगाना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक तांबा मतलब कि कॉपर, एल्यूमिनियम, एक लोहा और उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए यहाँ आंसर क्या आएगा साथियों, यहाँ पे आएगा तांबा।
क्योंकि यहाँ दो और ऑप्शन दिए हुए एल्यूमिनियम और लोहा, यह भी बिजली के चालक होते हैं, बट इनसे सबसे अच्छा चालक कौन सा? तांबा, जिसकी चालकता कितनी होती है साथियों? 90% होती है। ठीक है, ये आपको होना चाहिए पता। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर है तांबा। ठीक है, अब यहाँ पे Cu मतलब कॉपर की बात करी गई है, मतलब कि Cu। ठीक है, इसका जो अपना परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, तथा इसका जो गलनांक होता है दोस्तों कितना होता है? 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तथा मोस्टली इसका यूज जो अपने घरेलू वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट उसमें क्या दिया? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एल्यूमिनियम भी आप सबको पता है कि जितनी भी अपनी ओवरहेड लाइन जो होती है O5 कंडक्टर, O7 कंडक्टर, डॉक कंडक्टर, मूसो कंडक्टर, ठीक है, ये सब में आप सबको पता होगा किसका? एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी में। ठीक है, तो जो अपना एल्यूमिनियम होता है साथियों, इसको Al से प्रदर्शित करता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है, जिसका गलनांक कितना होता है? 657 मीन 657 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये सब आपको याद रहना जरूरी। ठीक है, आगे देखते हैं लोहा। लोहा क्या बोलना चाह रहा है? लोहा भी आप सबको पता है कि इसका जो यूज होता है टेलीफोन लाइन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लोहा होता है इसको Fe बोलते हैं, इसको Fe से मतलब कि आयरन। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोलना चाह रहा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा इसके द्वारा दी जाती है, मैं किसके द्वारा दी जाती है? अब साथियों देखिए इन्होंने क्या बोला? फ्लेमिंग के दाएं हाथ। देखिए क्या लिखा हुआ है साथियों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ। अब फ्लेमिंग कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। इनका जो दाया हाथ का रूल है मतलब कि राइट हैंड रूल। तो दोस्तों इस सिद्धांत पे क्या होता है कि जो अपना डीसी जनित्र होता है, डीसी जनित्र मतलब कि डीसी जनरेटर, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे जो होता है डीसी जनित्र कार्य करता है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या दिया, क्या बोल दिया? प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन सी उंगली बताती है? प्रथम उंगली बताती है या फिर सेकंड उंगली बताती है या फिर अंगूठा बताता है? ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो देखिए साथियों मैं आपको इसमें पूरा ऊपर क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखिए पहली उंगली क्या बताती है, इसमें पहली उंगली फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार, जैसे कि आप अपने हाथ को फैलाएंगे समकोण ऐसा, ठीक है, आप देख लिया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब पहली उंगली वो क्या करती है साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। काय को दर्शाती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को दर्शाती है। उसमें बीच की उंगली किसको दर्शाती है? तो बीच की उंगली तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, आगे देखिए अंगूठा। अंगूठा क्या करता है साथियों? यह डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, मतलब कि चालक के घूमने की दिशा को, जो अंगूठा होता है ना, चालक की घूमने की दिशा को दर्शाता है। तो आपको इसमें तीनों के तीनों क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, पहली उंगली क्या करती है साथियों? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सेकेंड उंगली क्या करती है साथियों? यह डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। थर्ड अंगूठा क्या करता है साथियों? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर कंडक्टर, क्योंकि जो आप सबको पता होगा डीसी जनरेटर में जो रोटर होता है ना, मतलब रोटर मतलब कि जो अपना आर्मेचर होता है वो क्या होता है? मूवेबल पार्ट होता है। आर्मेचर घूमता है तो उसी में तो क्या होता है ना, रोटर मतलब कंडक्टर लगे हुए होते हैं, मतलब कंडक्टर उसी में तो वाइंडिंग किए होते हैं ना। तो जो अंगूठा है ये क्या करता है? चालक की घूमने की दिशा को प्रदर्शित करता है। पहली उंगली क्या करती है? फ्लक्स को करती है, किसको? फ्लक्स को करती है। तथा अपने जो बीच की उंगली जिसको मिडिल फिंगर बोलते हैं वो क्या करती है साथियों? यह अपना किसको करती है साथियों? अपने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाती है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा साथियों। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि डीसी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर ये अपना आईटीआई का जान है। मतलब यह है तो आईटीआई है, क्योंकि इसी के बेस पे तो क्वेश्चन बनने वाले, क्योंकि ये तो मेन सब्जेक्ट है अपने किसके? टीओ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान बल आघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का जो पीएफ होता है पावर फैक्टर 3 फेज मोटर की तुलना में होगा। तो साथियों आप सबको पता ही है कि जो सिंगल फेज मोटर है ना उसका पावर फैक्टर कम होगा, और जो 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज जो होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है पीएफ
क्या होता है, अधिक होता है, तथा जो 3 फेस मोटरें होती है साथियों ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। लेकिन जो अपनी सिंगल फेस मोटरें होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तथा उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो पल्सेटिंग टाइप का होता है। लेकिन जो अपनी जो 3 फेस मोटरें होती है साथियों उसमें जो विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह घूर्णीय प्रकार का, मतलब रोटेटिंग प्रकार का उत्पन्न होता है, जिस कारण क्या होता है वह सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, जो लेकिन सिंगल फेस मोटर होती है साथियों यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, 2 फेस वाली युक्ति यूज करते हैं, मतलब कि इसमें कैपेसिटर लगाते हैं, इसको स्लिप्ड फेस करते हैं, मतलब कि 2 फेस को यूज करने से क्या होता है, उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है घूर्णी हो जाता है, जिसके चक्कर में जो अपना पंखा है वो क्या होता है, घूमता है, पंखा बोलो या फिर जो अपनी सिंगल फेस मोटर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या, इसका जो क्वेश्चन था कि सिंगल फेस मोटर में मोटर का पीएफ 3 फेज मोटर की तुलना में क्या होगा, स्वाभाविक से बात है साथियों, क्या होगा, कम होगा, तथा ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, कौन, सिंगल फेज। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप सबको पता होगा, यह प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इससे बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध को भी मापने के लिए जो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, क्या बोलती है, आगे देखते हैं क्या बोल रही विद्युत धारा क्या करती है। ठीक है, तो यह क्या करती है साथियों, यह आप सबको पता होगा कि अपने जो इलेक्ट्रिकल में उसके जो इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं, तापीय प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आप सबने देखा ही होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट मतलब प्रभाव होते हैं ये सब होते हैं। तो ठीक है, तो विद्युत धारा काय में होती है, ताप मतलब कि आप सबने देखा ही होगा हीटिंग एलिमेंट जो बनते हैं वो ताप उसमें प्रभाव पे। ठीक है, रासायनिक प्रभाव बैटरी आ जाएगा, चुंबकीय प्रभाव जैसे कि अपना ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ये सब क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य दिखाई देगी, तो भार जो अपना पीएम मतलब कि जो पावर फैक्टर है साथी वह क्या दिखाई देगा, तो वह दिखाई देगा 0.5 लैगिंग दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देखेंगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को किस लिए अर्थ किया जाता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बोलना चाह रहा है अपना कि जो न्यूट्रल पॉइंट है ना उसको हम अर्थ क्यों करते हैं। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर जब फॉल्ट होने की कंडीशन में क्या होता है, विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हम अर्थ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, ट्रांसफार्मर का नियमन निर्भर करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों उसका जो रेगुलेशन होता है किस पर डिपेंड करता है, तो वह आंसर है साथियों लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीन की आर्मेचर कोर किसकी बनी हुई होती है, तो साथियों इसको मैं कई बार बता चुका हूँ आप सबको, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, जो क्या होता है, लेमिनेटेड होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते क्या आ रहा है। इसका आंसर है साथियों लेमिनेशन, ओनली यहाँ पर लेमिनेशन ही लिख दिया, बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो डीसी मशीनों की आर्मेचर कोर होती है, काय की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग किया जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोला है, मतलब कि एमसी बोला है ना। कुल मिला के इन्होंने क्या किया है साथियों, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, यही क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, यह केवल डीसी राशि को मापने के लिए यूज किया जाता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टंगस्टन तंतु लैंप इसमें भरे होते हैं, तो जो अपना टंगस्टन तंतु लैंप होता है ना उसमें कौन सी गैस भरी होती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो उसमें भरी होती है साथियों नाइट्रोजन या आर्गन गैस को भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, ऑक्सीकरण से रोकने। किसको ऑक्सीकरण से रोकने, जो अपना टंगस्टन का तंतु होता है ना उसको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 10 ओम के 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजन को एक अन्य 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिपथ का जो कुल रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए पहली बात तो 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को काय में जोड़ दिया उन्होंने, समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो जैसा जैसा बोलते जाता है आप वैसा वैसा करते जाओ, उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसा कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है साथियों,
अन्य 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, और इधर से एक निकाल दिया और यहाँ पे अपना बी टर्मिनल वोल्टेज लग गया, ठीक है, जो भी अपना है ना, जितना भी वोल्टेज दिया होगा उसने, है ना। तो क्या बोला 10-10 ओम के, ये देखिए ये 10 का, ये भी 10 का और ये भी 10 का। अब जब इनका मल्टीपल करेंगे मतलब कि इनका गुना मतलब गुना भाग कर लेंगे तो आपको पता है इसका कितना आ जाएगा। तब जब समान ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हो तो उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये 10, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ पे, एक मतलब कि इसका एक टोटल एक आ जाएगा और ये इससे सीरीज में हो जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं, पोर्सिलिन विद्युत रोधी को चमकदार बनाया जाता है। जो अपना पोर्सिलिन होता है, चीनी मिट्टी होती है, उसको चमकदार क्यों बनाया जाता है, तो वह आ रहा है आंसर साथियों, गैसों और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब उपयोग मतलब ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए उपयोग तो आप सबको पता है कि इंसुलेटर है, इसके ऊपर क्या होता है, कंडक्टर जाता है, जिससे क्या होता है, वो अचालक मटेरियल होता है, कौन, ये जो चीनी मिट्टी होती है, और जो अपना पोल लगा होता है जिससे वह खंबा जो इसको बोलते हैं उसमें, ताकि करंट ना आ सके, ठीक है। समझ गए आप, आगे पता है कि आप सबको क्या है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर निकालती है, तो वो ओवर एक्साइटेड है ना, तो उसमें क्या होगा, वो लीडिंग करंट निकालेंगे। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है लीडिंग, लेगिंग तथा यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती। तो इन्होंने हमको पहले स्पष्ट कर दिया कि ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लीडिंग ही निकालेंगे साथ ही, और क्या निकाल सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि ट्रांसफार्मर आयल रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है तो नेम प्लेट पे क्या लिखा होगा। आयल रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे, तो दोस्तों वह क्या होगा, वो ऑन किससे किया जाएगा, एयर फैन, ठीक है। तो वह आ जाएगा इसका आंसर ऑन एयर फैन, मतलब कि वायु, इसमें लिखा ना वायु प्रवाहित करने वाले पंखे से, ठीक है। तो उसको जब चालू किया जाएगा तो उस पर ऑन लिखा होगा ए, मतलब कि एयर फैन। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगा देना चाहिए साथियों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा, हम क्या लगा देते हैं, ग्रीस को लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता है क्या होता है इसका आंसर, विद्युत रोधी, मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, IR, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए मेगर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर हैज़, मतलब कि रोटर कैसा जुड़ा होता है, कहाँ लगा होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप सबने देखा होगा, AC मोटर के अंतर्गत अपनी एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी होती है, जिसका काम क्या किया जाता है, जहाँ उच्च हाई टार्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे इस, मतलब जहाँ हाई टार्क होता है और हाई स्पीड मतलब है ना, वहाँ पे इस मोटर का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम रोटर प्रतिरोध लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसको कायम में करते साथ ही रोटर प्रतिरोध जो होता है ना, आपने देखिए ऐसे 3 क्या करते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब कि रोटर प्रतिरोधक, इसको क्या करते हैं स्टार में लगा के, यहाँ पे आपने जब मोटर देखा होगा तो उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वही बोलना चाह रहा है अपने को कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में जो रोटर प्रतिरोधक लगाते हो किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो दोस्तों वह रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसका आंसर देख लिया होगा आपने, रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम। तो दोस्तों ये 5S बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए जो 5S होते हैं किस किस कंडीशन पे क्या क्या नाम होता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मैं आपको जो अपना 5S होता है उनके पूरे नाम बता देता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका क्या क्या आता है, तो ठीक है। तो साथ ही जो 5S होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हो, यह क्या साथ ही एक जापानी शब्द है जो क्या होता है 5S का समूह होता है, ठीक है। 5S का समूह होता है जिसमें जो फर्स्ट S होता है उसका मतलब होता है साथियों सॉर्टिंग, मतलब कि छटाई। सेकंड S क्या आता है साथियों, सेकंड S आता है अपना
सेटिंग इन ऑर्डर मतलब कि क्रमबद्ध या फिर क्रम निर्धारण, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। थर्ड आता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन, चौथा आता है स्टैंडर्डाइजिंग जिसको बोलते हैं प्रमाणीकरण, पांचवा आता है सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि स्व अनुशासन। तो यह साथियों आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आता है सॉर्टिंग, सेकंड आता है सिटिंग इन ऑर्डर मतलब कि क्रमबद्ध, तीसरा आता है सिंप्लीफाइंग मतलब कि सरलीकरण, चौथा आता है स्टैंडर्डाइजिंग जिसको बोलते हैं प्रमाणीकरण, चौथा पांचवा बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि स्व अनुशासन। ठीक है, इन सब बातों का वहां पे ध्यान रखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, यह हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में दिया हुआ है इसका ऑप्शन यहाँ पे। बाकी मैंने जो आपको बताया एक्चुअली यह इसका होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है, मतलब वह कौन सी मोटर है यहाँ पे जो यहाँ आपको दर्शाया गया है ऑप्शन में कि किसकी स्व लोडिंग मतलब कि अधिक क्षमता होती है। तो वह होती है साथियों डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, वो भी कौन सी, डीसी, जिसको क्या बोलते हैं अंतर्द्योतक विधि से संयुक्त मोटर। साथियों इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में पता होना चाहिए तो कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो अपने एक मोटर यहाँ देखिए, चार ऑप्शन क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। संट मोटर है, ठीक है, तो यह अपने नियत स्पीड की मोटर होती है। सेकंड यहाँ पे सीरीज मोटर दिया हुआ है। सीरीज मोटर दोस्तों जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्पीड की आवश्यकता होती है, जैसे क्रेन, होवेस्ट, वहाँ पे सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है। और जो अपनी साथियों एक होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ साथियों। देखिए तो साथियों इस मोटर का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे थोड़े समय के लिए अधिक स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती, जैसे कि रोलिंग मिल, हेवी टूल मशीन, बड़ी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, एलिवेटर तथा कन्वेयर। मोस्टली जो आती हो आपको इसका जो मतलब कई बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, इसलिए बता दे रहा हूँ कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का मोस्टली यूज कहाँ किया जाता है। तो उसका जो यूज होता है दोस्तों एलिवेटर जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो साथियों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सोडियम वेपर लैंप जो होता है ना अपना, आप सबने देखा होगा, इल्यूमिनेशन में पढ़ाई होगा साथियों। जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग कैसा होता है। साथियों क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हेन द सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इन फर्स्ट स्विच ऑन इन कलर, है ना, अपीयरेंसेस। ठीक है, तो साथियों देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छी बात इसमें मेंशन की हुई है, फर्स्ट स्विच मतलब कि जब पहली बार मतलब कि स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका कलर कौन से सोडियम वेपर लैंप का, वो हल्का गुलाबी व लाल कलर का होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेड। यहाँ पे आंसर क्या हो, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि जब वो पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका कलर क्या होता है, पीला होता है। तो पीला कब होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है साथियों फर्स्ट स्विच मतलब कि पहली बार, जब पहला स्टार्टिंग मतलब बोलना चाहिए। तो उसका आंसर है लाल कलर का। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना तरंग दिष्ट धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, तो जो पूर्ण तरंग दिष्ट धारा के लिए इसका मान क्या होगा। तो साथियों जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ है RMS मान कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको √2 का गुना करना था। √2 का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1.414 होता है। जब इसका मल्टीपल आप कर देंगे तो इसमें जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 14.14 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका समझ में आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम किसके मध्य संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसको आपको मैंने मर के समझाया हो, कई बार बताया कि ओम का नियम क्या है, कैसे कार्य करता है, क्यों करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों, दिया गया वोल्टेज भार का प्रतिरोध तथा धारा के बीच संबंध को दर्शाता है। तो देखिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अपना ओम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी बंद डीसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती मतलब कि करंट, वह क्या होता है वोल्टेज के समानुपाती तथा उस पर जो रेजिस्टेंस होता है ना उत्पन्न, उसके क्या होता है वह विद क्रमानुपाती होता है। तो I बराबर 1/R होता है, या फिर I प्रोपोर्शनल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लग जाएगा, प्रोपोर्शनल R आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। I की इकाई मतलब करंट की इकाई एम्पेयर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। ठीक है, यह सब आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिया गया वोल्टेज भार मतलब V का प्रतिरोध तथा धारा, ऐसा मतलब दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अपना क्वेश्चन था ये,
साथियों 75 क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना 75 है ना, लास्ट क्वेश्चन है 75, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है। एक वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गिरे हुए धारा प्रवाही चालक का आविष्कार किन के द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था? तो ये अपने जो वेस्टरडे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया था। तो साथियों आपके आज अपने कितने क्वेश्चन हो गए, है ना। कल मैंने आपको कितने करा दिया था, 40 करा दिया था, और आज आपको मैंने 35 करा दिया। मतलब कि अपने जो पूरे के पूरे कितने हो गए, 75 क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करा दिया था, उनसे रिलेटेड जो भी बनता था वो भी क्लियर करा दिया। तो साथियों इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप सबको पता ही होगा क्या होगा कि जो अपना पेपर का लेवल था कैसा था, किस टाइप से एग्जाम आई था, ठीक है। तो साथियों इसका लेवल को देखते हुए अपने जो तैयारी उसको जारी रखें। और क्योंकि आप सबको पता ही कि अपने जो एग्ज़ाम है साथियों कब होने वाली है, 16/12/2022 को उन्होंने अनाउंस कर चुका। आप सब PDF हो गए, सब तो पढ़ ही लिया होगा, जिसको इतनी इसकी फिगर है वो सब इनमें लगा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको मेरा यही कामना करता हूँ कि आपका ज़रूर पेपर निकले। इसी के साथ दोस्तों आपको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।